हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो कि चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है, उसका आगे का टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, जो कि एक हमारे वेरियस अलग टाइप पे रहने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम तक का हमने प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक्स और बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग कौन कौन सी की गई है इंडिया में, ये सब हमने देखा था। ओके, तो आइए चलिए बढ़ते। इसी तरह हमारे पास जो कि सेकंड टॉपिक है इज द म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या नाम लगता है अपने को क्या आइडिया लगता है, व्हाट इज द म्यूटेशन ब्रीडिंग? सो म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमको ये समझता है इसके अंदर कि हम इसके अंदर कोई ना कोई नए प्लांट का तो एनहांसमेंट करने वाले, ग्रोथ करने वाले, लेकिन कोई ना कोई म्यूटेशन करके। व्हाट इज द म्यूटेशन? जब भी हम अगर किसी जीनोम में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक पार्ट में अचानक से कोई न्यूक्लियोटाइड बेसिस का चेंजेस कर दे, जिसकी वजह से हो सकता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर अच्छे डेवलप हो जाए, दैट इज नोन एज अ म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि इसी के साथ हमारे पास म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो पहला बात इसमें जो म्यूटेशन ब्रीडिंग का लिखा है, म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंजेस। ओके, बेसिक इसमें बोलना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हेरिटेबल मतलब क्या, जो भी जीनोम वाले पार्ट है उसकी बात की जा रही है कि इसके अंदर म्यूटेशन में अचानक से कोई ना कोई हमारे चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से उसका चेंज का इफेक्ट किसके ऊपर देखने मिलता है, उसके जीनोटाइप पे। ठीक है, और ये सारी चीजें नेचुरली भी कॉज की जा सकती है, इवन कैसा हो सकता है, ये चीजों को हम एक ह्यूमन बीइंग खुद से भी कॉज कर सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल। वही बोला गया है कि एक ह्यूमन बीइंग भी क्या कर सकता है, ये चीज को बाहर से इंड्यूस करके विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स के जरिए ये चीजों को किया जा सकता है। ओके, अभी इसमें क्या है, नेचुरल और फिजिकल म्यूटाजेंस की बात करते हैं। व्हाट आर द म्यूटाजेंस? म्यूटाजेंस ऐसे होंगे जो म्यूटेशन कॉज करेंगे, उसको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल द हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या है कि अगर ये सारी चीजें, जैसे एक्स रेस का नाम दिया यहाँ पे आपको यूवी रेस का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें बहुत हाई अमाउंट में प्रोवाइड करते किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जब एक्सपोज किया जाता है कंटिन्यू, जिसकी वजह से हो सकता है इसके अंदर का जो जीनोम में जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाए, और हो सकता है कोई नया अच्छा कैरेक्टर क्या हो जाए, इसके अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है नेचुरल म्यूटाजेंस के मदद से हमने क्या किया है, या फिजिकल म्यूटाजेंस के मदद से हमने क्या किया है, कुछ तो ऐसा चेंजेस लाया जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल रहा हो। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम फिजिकल म्यूटाजेंस के बदले हम केमिकल वाले म्यूटाजेंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल म्यूटाजेंस में जैसे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रस एसिड है। ओके, नाइट्रस एसिड बहुत ज्यादा बोल सकते हैं हाईली इफेक्ट डालता है किसी भी प्लांट के जीनोम के ऊपर। जैसे हमारे पास यहाँ पे ईएमएस है, ईएमएस नोन एज इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, मस्टर्ड गैस है, हमारे पास कॉलकाइंस है। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इट इज अ केमिकल एजेंट जो क्या करेंगे, जेनेटिक चीजों के अंदर चेंजेस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस करने के बाद क्या होगा, इसके वजह से न्यू टाइप के कैरेक्टर डेवलप होंगे। ओके, तो काफी सारा ह्यूमन अलग अलग काम करते रहते हैं। सीडलिंग्स और सीड्स आर इरेडिएटेड। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सर अगर आप ये सब म्यूटेशन डालते हो तो ये किसके ऊपर डाल रहे हो, प्लांट के ऊपर डाल रहे हो, ह्यूमन के ऊपर डाल रहे हो, किसके ऊपर डाल रहे हो? देखो, द चैप्टर इज द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब हम प्लांट्स के ऊपर ही करने वाले। तो प्लांट्स का जब कभी भी हम सीडलिंग्स लेते हैं या सीड्स वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ये सारे चीज को इरेडिएट करते हैं। इरेडिएट मतलब कंटिन्यू डालते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप यूवी रेज ले लो, ठीक है, आप एक्सरेज ले लो, आप एक काम करो कोबाल्ट 60 का जो एलिमेंट होता है वो ले लो, जो कि आइसोटोप है। अगर ये सबको आप बम्बार्ड करते हो, इरेडिएट करते हो किसी पर्टिकुलर सीड्स के ऊपर, तो हो सकता है उसकी जेनेटिक के अंदर चेंजेस हो जाए। ओके, तो वही चीज बोला जैसे कि कोबाल्ट 60 द एक्सपोज्ड ऑफ द यूवी बल्ब्स द एक्सरे मशीन्स कैन चेंज द जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सीड्स। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो म्यूटाजन ये क्या कर दे, जीन म्यूटेशन कर दे या क्रोमोसोमल एब्रिएशंस कर दे। मतलब क्या, जेनेटिक के अंदर चेंजेस कर दे या क्रोमोसोम में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से हो सकता है वो प्लांट के अंदर कुछ नए अच्छे कैरेक्टर डेवलप हो जाए। ओके, द ट्रीटेड सीडलिंग्स आर देन स्क्रीन फॉर द रेसिस्टेंट। उसके बाद जितने भी हमने सीडलिंग्स को ट्रीट किया था उसको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब क्या, चेकिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करके चेकिंग करेंगे और पता करेंगे कि हो सकता है वो जो प्लांट का सीड है अब कोई डिजीज रेसिस्ट हो गया हो या किसी पेस्ट से रेसिस्ट हो गया हो। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करके हमने देखा कि रेसिस्टेंट टू एनी डिजीज है और एनी पेस्ट है। इवन हो सकता है शायद वो हाई यील्ड भी देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास अभी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल यहाँ पे नाम दिया आपको, एग्जाम्पल इज द जगन्नाथन वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, राइस की जो हमारे पास यहाँ पे वेराइटी दी है जगन्नाथन, उसका अच्छा खासा अभी तक का इसी तरह म्यूटेशन ब्रीडिंग करके लाया गया। ठीक है, NP386 वेराइटी ऑफ वीट, जो कि अभी के टाइम पे
कैसा है, रस्ट रेसिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ब्रीडिंग। अलग अलग टाइप के इरेडिएशन करने के बाद से इनके ऊपर सीड्स के अंदर ऐसे चेंजेस आए जो कि अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं अभी के टाइम में। ओके यहाँ पे इंडोर 2 वेराइटी ऑफ कॉटन का जो इसमें इंडोर 2 वेराइटी बोला है, ये रेसिस्टेंट हो गया, किससे, बुलवॉर्म से रेसिस्ट हो गया। आगे बात कर रहे हैं रेजिना 2 वेराइटी ऑफ कैबेज, ये किससे रेसिस्ट है, रेसिस्ट टू द बैक्टीरियल रूट, ठीक है, बैक्टीरियल रॉट, बेसिकली जो बैक्टीरिया के वजह से प्लांट सड़ जाते हैं तो उससे भी रेसिस्ट हो गया। तो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। इन शॉर्ट म्यूटेशन ब्रीडिंग आपको ये समझना है कि कोई ना कोई एलिमेंट्स के जरिए, कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई फिजिकल पॉजिटिव एजेंट्स के जरिए क्या कर सकते हैं हम, कि जेनेटिक के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर का कैरेक्टर अच्छा डेवलप हो जाए। ओके आइए इसी तरह बढ़ते हैं, हमारे पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स आर द प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग अ रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। मतलब अगर आप जानोगे एक सिंपल टर्म्स में कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो जनरली हर्बीवरस होते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक एग्रीकल्चर वाले को बहुत लॉस होगा। किस किस चीजों का, उसकी क्वालिटी खराब होती है, उसकी क्वांटिटी खराब हो जाती है क्रॉप्स की, ठीक है। तो ये जो सारे इंसेक्ट से रेसिस्ट करना है हमको प्लांट्स को, उसके डेवलपमेंट की अब यहाँ पे बात होने वाली है, और कौन कौन से डेवलप किए गए। जैसे आपको यहाँ पे देखिए लिख के दिया है कि इंसेक्ट बिन हर्बीवरस होने की वजह से इनकर मतलब होता है क्या, हैवी लॉस हो जाता है हमको क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स में, काफी ज्यादा लॉस देखने मिलता है। आगे बात करें ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स को डेवलप किया गया है जो बेसिकली ये सारे चीजों से रेसिस्ट हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब किस किस चीजों में हम लोग अलग अलग रेसिस्टेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो देयर आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला देखा जाए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में, जैसे हैरी लीव्स हो जाते हैं किसके अंदर, कॉटन वगैरह के अंदर। अब हैरी लीव्स हो जाते हैं ना, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, तो ऑलरेडी वो इंसेक्ट उस प्लांट वगैरह को डैमेज नहीं कर पाता, ठीक है। इवन अगर बात करें वीट डेवलप वेक्टर रेसिस्टेंस फ्रॉम जसीड एंड सीरियल लीफ बीटल रिस्पेक्टिवली, इसमें ये बोला गया कि वीट जो हमारे पास प्लांट एरिया क्रॉप का वेराइटी है, इसको एक वेक्टर से रेसिस्ट कर लिया गया। उस वेक्टर का नाम क्या है, जसीड, ठीक है। इट इज अ ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर रहा होता है, वेक्टर की तरह काम करता है, मतलब कोई डिजीज को लेके दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली वीट वगैरह के अंदर ही डिजीज ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। सेरल वगैरह की बात करें जो दाने वाले हमारे पास है, इनके ऊपर लीफ बीटल का प्रॉब्लम आता था, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हमारे ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग वीट के या अलग अलग हमारे क्रॉप्स की वैरायटी को डैमेज करते थे, ठीक है। तो हमारे बेसिक सारे प्लांट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से ये सबसे क्या हो चुके हैं, अभी वो रेसिस्ट हो चुके हैं, बच चुके हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेम इन वीट लीड्स टू रेसिस्टेंट टू स्टेम बोरर्स। अब ऐसा हो गया कि जो वीट वगैरह का स्टेम होता है वो इतना ज्यादा कड़क, इतना ज्यादा सॉलिड हो गया ना कि वो स्टेम बोरर जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से अब क्या हो चुका है, टोटली रेसिस्ट हो चुका है। स्टेम बोरर क्या होता है, ऐसे टाइप के, बोरर्स बेसिकली मतलब होता है जो किसी प्लांट या किसी चीज के ऊपर उसके अंदर होल्स क्रिएट करके अंदर जाके रहते, ठीक है। तो वैसे वीट का जो स्टेम होता है ना, तो स्टेम के अंदर होल्स क्रिएट करके ये स्टेम बोरर जाके रहते थे उसके अंदर। तो इनसे बेसिकली वो पूरे तरीके से क्या हो चुके हैं, रेसिस्ट हो चुके हैं। आगे बात कर सकते हैं जैसे कि बायोकेमिकल कैरेक्टर्स प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस उस प्लांट की बॉडी में हुए हैं जिसकी वजह से अगर कोई इंसेक्ट या पेस्ट उसको खाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, उसके डाइजेशन वगैरह खराब हो जाते हैं, उसको पीएच का प्रॉब्लम आ जाता है, उसको बहुत सारे ऐसी तकलीफें आती है जिसके वजह से वो बेसिक इंसेक्ट पेस्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो जब उसका एक कॉलोनी ऐसा मरता है तो बाकी कॉलोनी को ना अपने आप अक्ल आ जाती है कि भाई ये प्लांट को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज हमको हो जाती है, हमारा बॉडी या हमारी कॉलोनी मर जाती है इसके से। तो वही बोला गया है। तो ऐसे बायोकेमिकल कैरेक्टर्स का एडेप्टेशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर जिसके से वो इंसेक्ट और पेस्ट से रेसिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया जिसके अंदर एक हमारे पास शुगर कंटेंट वगैरह को बढ़ाया गया है। जैसे मेज का इसके अंदर एग्जांपल है, जो कॉर्न वगैरह होते हैं उसके अंदर हाई एस्पेरेटिक एसिड का अमीनो एसिड मिलता है। एस्पेरेटिक एसिड इट इज अ बेसिक अमीनो एसिड है ये, ठीक है। लो नाइट्रोजन हो गया उसके अंदर और शुगर कंटेंट, ये सारी चीजों को लाया गया किसके अंदर, मेज की वेराइटी के अंदर लाया गया, ठीक है। ये सब लाने की वजह से आज के टाइम में रेसिस्ट हो गया किससे, वापस से स्टेम बोरर वगैरह से रेसिस्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा खासा एक एग्जांपल है मेज का, जिसके अंदर हाई एस्पेरेटिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट, शुगर कंटेंट आने की वजह से मेज स्टेम बोरर जैसे अलग अलग इंसेक्ट से या बेसिक पेस्ट से क्या हो चुका है, रेसिस्ट हो गया, ठीक है। नेक्टरलेस कॉटन हैविंग स्मूथ लीव्स डेवलप रेसिस्टेंट अगेंस्ट द बुलवर्म। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिया नेक्टरलेस कॉटन के बारे में, जिसका लीव इतना ज्यादा स्मूथ है जिसके वजह से बुलवर्म्स वगैरह क्या हो गए, इस पे स्टे नहीं कर पाते, ठीक है। तो मतलब सीधी बात है, ऐसे टाइप के प्लांट क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को अलग अलग टाइप से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल में अगर देखें, वेराइटीज ऑफ हमने ऐसे क्रॉप्स का डेवलपमेंट कर लिया जो कि अभी के टाइम में अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट से क्या हो चुके हैं, रेसिस्ट हो गए। जिससे ब्रासिका हमारे पास ये क्रॉप जिसको बोला गया एक वेराइटी इसकी बनाई गई जिसका नाम दिया गया पूषा गौरव, ठीक है। ये एफियाइड जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से क्या हो चुका है, रेसिस्ट हो गया।
फ्लैट बीन्स की बात करें, ठीक है, गवार वगैरह जैसी चीज़ों की, तो इसका भी बहुत सारा वैरायटी बना है, जैसे पुषा सेम 2, पुषा सेम 3, ठीक है, ऐसे सब टाइप की वैरायटीज को बनाया गया है जो कि जेसिड्स, एफियाइड्स या फ्रूट ब्रॉरर जैसे अलग अलग एनिमल पेक्स से क्या हो चुके हैं, रेसिस्ट हो गए। द लास्ट इज द ओकरा बेसिक नोन एज अ वेराइटी नोन एज पुषा स्वानी, ठीक है, पुषा A4, ये सारे अलग अलग वेराइटीज बनाए गए जिसमें ये शूट एंड फ्रूट ब्रॉरर से क्या हो चुका है अभी के टाइम पे, रेसिस्ट हो गए। तो ये बेसिकली हमारे पास ऐसे थे कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होती क्या है, इसी के साथ हमारे प्लांट ब्रीडिंग के डेवलपमेंट करते टाइम पे इंसेक्ट पेस्ट से कैसे रेसिस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वेराइटीज हमारी इसमें कवर अप हो गई है। होप्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।